हाय एवरीवन। सो लास्ट पार्ट के अंदर हम लोगों ने डिस्कस करा था कि रिएक्ट नेटिव के साथ में रिडक्स की जरूरत कहाँ पड़ती है, क्यों इसको यूज करते हैं। अब हम लोग बात करने वाले हैं रिडक्स के आर्किटेक्चर के बारे में। रिडक्स का आर्किटेक्चर समझेंगे डायग्राम के साथ में, इसमें डाटा का फ्लो कैसे होता है वो समझेंगे, रिडक्स काम कैसे करता है और इसमें सागा वाला पार्ट क्या होता है, इसका क्या रोल होता है, वो भी हम लोग डिटेल में समझने वाले हैं। ये वीडियो इंटरव्यूज के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। रीजन बीइंग डायरेक्टली पूछते हैं इंटरव्यूज के अंदर कि रिडक्स का आर्किटेक्चर बना के दिखाओ, इसके डाटा फ्लो किस तरीके से होता है वो बना के दिखाओ। एक पेरेंट पेपर दे देंगे और बोलेंगे ठीक है कौन सी फाइल होती है, कैसे डाटा मूव करता है एक कंपोनेंट से रिडक्स के अंदर और फिर वापस कैसे आता है, सब कुछ बना के दिखाओ। अगर आपने वो डायग्राम सही तरीके से बना दिया तो सामने वाला समझ जाएगा कि आपको रिडक्स आती है। और अगर मैं आपको सही बताऊं, वो डायग्राम आपने सही बना दिया, आपने आर्किटेक्चर समझ लिया ना, तो मान लो आपका 50 से 60% काम हो चुका है, आपको 50 से 60% रिडक्स समझ में आ चुकी है। बस उसके बाद में आपको फाइल्स क्रिएट करनी है, दैट्स इट। ऑलराइट, सो 3 पॉइंट्स हैं इसके मेजर। सबसे पहले इसका डाटा का फ्लो क्या रहेगा और उसके बाद में ये काम कैसे करता है और उसमें सागा का क्या रोल होता है, ये भी हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। ये वीडियो थ्योरेटिकल रहेगी जैसा लास्ट वाली वीडियो थी। आने वाली वीडियो से हम लोग हमारी एक नई एप्लीकेशन बना के उसके अंदर रिडक्स को इंस्टॉल वगैरह करना शुरू कर देंगे। जी हाँ, रिडक्स रिएक्ट नेटिव के साथ में नहीं होती, इसको अलग से इंस्टॉल करना पड़ता है। एक चीज और जब आपको बताना चाहूँ, हो सकता है आपसे इंटरव्यूज में कभी पूछ लें, रिडक्स का आर्किटेक्चर एंड फ्लो हमेशा सेम रहता है, चाहे आप उसको एंगुलर के साथ यूज करो, चाहे आप रिएक्ट जेएस के साथ यूज करो, चाहे आप उसको रिएक्ट नेटिव के अंदर यूज करो, किसी भी जावास्क्रिप्ट के फ्रेमवर्क लाइब्रेरी के साथ में यूज करो, रिडक्स का फ्लो हमेशा सेम ही रहेगा। ऑलराइट, सो ओके, लास्ट पार्ट के अंदर मैंने आपको चीज बताई थी कि रिडक्स एक स्टेट मैनेजमेंट लाइब्रेरी होती है। अब कैसी स्टेट? ये स्टेट का मतलब है कि जो आपकी एप्लीकेशन का एक डाटा होता है ना, उसको एक जगह पे स्टोर कर लेगा। जैसे आपका घर का स्टोर रूम होता है ना, वहां से जब भी आपको सामान की उस डाटा की जरूरत होती है, आप वहां से निकाल के ले आओगे। इस तरीके से काम करता है। तो आप समझो, मैं आपको यहाँ पे समझाने की कोशिश करता हूँ। जो आपको यहाँ पे ये व्यू वाला दिख रहा है ना, ये रहेंगे हमारे कंपोनेंट्स। मान लो कंपोनेंट 1 2 3 4 5 6 जितने भी कंपोनेंट है ना, उसको हम लोग बोलते हैं कि ये हमारा व्यू पार्ट है, जो हमें ये दिखता है यूआई के ऊपर। उसके बाद में आती है एक और चीज, वो होती है एक्शन। यहाँ पे आपको दिख रहा होगा, यहां से डाटा जाता है इस तरीके से एक्शन से रिडक्स से रिड्यूसर के अंदर, रिड्यूसर से स्टोर के अंदर, और स्टोर से फिर से वापस से व्यू के अंदर आ गया। आप एक बार देख के बोलोगे यार ये क्या कर रहे हो आपने व्यू से डाटा पास करा एक्शन में रिड्यूसर, रिड्यूसर से स्टोर में, और फिर वापस व्यू के अंदर ले आए, तो इतना घुमा के क्यों लेके आ रहे हो? नॉर्मली ले आओ इसका डाटा व्यू का व्यू में ही रख लो। एक्चुअली देखो होता क्या है, जब हमारे पास बहुत सारे कंपोनेंट्स होते हैं ना, तो हम लोग एक कंपोनेंट से दूसरे कंपोनेंट के अंदर डाटा शेयर नहीं कर सकते आराम से, बहुत मुश्किल आती है। आप बोलोगे कंटेक्स्ट ए पे यूज कर लो, जिन्होंने थोड़ा बहुत अच्छे से काम करा हुआ है रिएक्ट जेएस रिएक्ट नेटिव के ऊपर, वो एक सॉल्यूशन है, बट वो एक परफेक्ट सॉल्यूशन नहीं है। वो एक स्टेट मैनेजमेंट लाइब्रेरी नहीं है, उसका कुछ अलग पर्पज होता है, हम लोग वो अलग वीडियो के अंदर बात करेंगे, बट वो एक परफेक्ट सॉल्यूशन नहीं है। तो होगा क्या, व्यू के अंदर तो बड़े सारे कंपोनेंट होंगे, ठीक है, आपने कंपोनेंट 1 से लेके कंपोनेंट 4 के अंदर डाटा ट्रांसफर करना है, तो आप नहीं कर सकते इजीली। आपको एक कंपोनेंट में जाना पड़ेगा, 2 में, 3 में, और जब बात आती है हमारे पास बहुत सारे कंपोनेंट के, हमारे पास 100-150 कंपोनेंट होते हैं, तो और भी दिक्कत होती है। तो इसीलिए हम लोग क्या करते हैं, इस वाले फ्लो का यूज करते हैं। जब हम लोग व्यू की बात कर रहे हैं ना, यहाँ पे ये सब कुछ मैं सब कुछ हटा देता हूँ, यहाँ पे जो मैंने डॉट्स वगैरह लगा दिए, जब मैं यहाँ पे व्यू की बात कर रहा हूँ ना, तो इसका मतलब एक कंपोनेंट से नहीं है, सारे के सारे कंपोनेंट से हैं। रिडक्स कंपोनेंट 1 से डाटा उठा के कंपोनेंट 2 3 4 20वें कंपोनेंट के अंदर, 30वें कंपोनेंट के अंदर, किसी भी कंपोनेंट के अंदर डाटा उठा के रख सकती है, इसको कोई दिक्कत नहीं आने वाली। और अपने आप जैसे आप डाटा को डालोगे ना कंपोनेंट 1 से, मान लो आपने कोई डाटा भेजा, तो अपने आप आ जाएगा यहाँ पे। ऐसा कुछ नहीं कि आपको रिफ्रेश एप्लीकेशन को रिफ्रेश करना पड़ेगा, कुछ बटन क्लिक करना पड़ेगा, बस यहां से कोई एक्शन परफॉर्म करो, डाटा किसी भी कंपोनेंट के अंदर अपने आप आ जाएगा। ठीक है, हमने ये चीज समझ ली कि रिडक्स हमारा क्या करेगा कि एक कंपोनेंट से डाटा को लेके एप्लीकेशन के किसी भी कंपोनेंट के अंदर डाटा को भेज देगा। बहुत अच्छी बात है, बट कैसे, ये काम कैसे करता है? अब देखो समझो इसको। व्यू से अच्छा मेरे पास यहाँ पे है, मान लो एक प्राइस है, ठीक है, मैं मान के चलता हूँ एक प्राइस है कंपोनेंट 1 के अंदर, ठीक है, यहाँ पे एक बटन बना हुआ है यहाँ पे, और जैसे मैं इस बटन के ऊपर क्लिक करता हूँ ना, तो मेरा प्राइस जाता है इसके अंदर। इसका मान लो प्राइस है 100 रुपए, ठीक है, 100 रुपए है। तो मैं यहां से, ये मेरा व्यू वाला पार्ट, जैसे मैं इसके ऊपर क्लिक करूंगा ना, तो सबसे पहले एक्शन कॉल होगा, ये डाटा जाएगा मेरा एक्शन के अंदर, और मैं यहाँ की वजह यहां से करता हूँ। ये जैसे मैंने इस बटन पे क्लिक करा, तो सबसे पहले जो 100 वैल्यू थी ना, वो गई एक्शन के अंदर। अब एक्शन इसको ये बताएगा, ये जो पूरा का पूरा पार्ट है ना, ये वाला, ये रिडक्स है,
ठीक है, ये रिडक्स है और ये हमारा व्यू वाला रिएक्ट का या फिर रिएक्ट नेटिव का पार्ट हो गया। तो जब ये सो गया ना, अब एक्शन बताएगा कि इस डेटा का करना क्या है। इसको एक न्यू डेटा है, इसको न्यू डेटा के जैसे रखना है, सो को कोई माइनस करना है, प्लस करना है, मल्टीप्लाई करना है, इस डेटा का क्या करना है ये हमें एक्शन बताएगा, भाई इसके ऊपर क्या एक्शन लेना है हमने, ठीक है। और जैसे एक्शन बताया, इसने मान लो एक बार के लिए बोल दिया कि ठीक है भाई ये प्राइस अपने पास ऐड कर लो, ठीक है, ऐड कर लो, एक बार के लिए मान लेते हैं। तो रिड्यूसर करेगा इसको ऐड, जो एक्शन हमें बताएगा रिड्यूसर उस चीज को परफॉर्म करेगा। इसने क्या करा, पहले 0 था उसके अंदर 100 ऐड कर दिया, ठीक है। और ऐड करने के बाद क्या करेगा, ये स्टोर के अंदर रख देगा, स्टोर के अंदर यहाँ पे। अब स्टोर बोलेगा भाई बताओ कौन से कंपोनेंट को डेटा चाहिए मुझे बताओ, तो कंपोनेंट 2 3 4 20 30 जितने भी हमारा कोई भी कंपोनेंट है ना, वो बोलेगा मुझे डेटा चाहिए, तो ये उसको सेंड कर देगा। मान लो कंपोनेंट 3 और कंपोनेंट 4, किसी एक कंपोनेंट को, एक से ज्यादा कंपोनेंट को डेटा भी चाहिए हो सकता है, जितने भी कंपोनेंट को डेटा चाहिए होगा वो भेज देगा। तो इस तरीके से हमारे पास डेटा 100 हमने यहां से भेजा, कंपोनेंट 3 के अंदर भी चला गया 100 और कंपोनेंट 4 के अंदर भी चला गया 100, ठीक है। अब मान लो दूसरा एक्शन था यहाँ पे बटन, इसके अंदर बोला कि जो ये प्राइस 100 था ना, इसको अपडेट कर दो 50 के साथ, अब ये 50 कर दो। तो अगेन ये एक्शन में जाएगा, एक्शन से पूछेगा भाई क्या करना है, ये जो 50 है इसका क्या करना है मुझे, ठीक है। एक्शन बोलेगा इसको कि इसको ना अपडेट कर दो, तो रिड्यूसर क्या करेगा, एक्शन ने बता दिया क्या करना है, इसको अपडेट करना है, रिड्यूसर इसको अपडेट कर देगा। और कहां पे अपडेट करेगा, इस डाटा के अंदर, स्टोर के अंदर। जो 100 था पहले प्राइस, उसको कर देगा ये 50, और अब जिस भी कंपोनेंट को प्राइस चाहिए होगा, तीसरे को, चौथे को, 100वें को, उसके अंदर भेज देगा। ऑल राइट, इस तरीके से रिडक्स बेसिकली काम करता है। एक बार के लिए मैं आपको फिर से आइडिया दे देता हूं। हम लोग व्यू से कोई भी बटन क्लिक करते हैं, बटन प्रेस करते हैं, टेक्स्ट चेंज करते हैं, कुछ भी काम करते हैं, तो सबसे पहले जाता है एक्शन के अंदर। एक्शन पूछेगा, बताएगा कि भाई इस डेटा का करना क्या है, उस डेटा को ऐड करना है, माइनस करना है, रिमूव करना है, क्या करना है, जो भी इसका करना होगा वो। अच्छा, इसने मान लो बता दिया कि इसको माइनस करना है, तो रिड्यूसर उसको माइनस करेगा, या फिर किसी ने बोला प्लस करना है तो उसको प्लस करेगा, मल्टीप्लाई करने को बोलेगा तो उसको मल्टीप्लाई करेगा, और वो ऑपरेशन करने के बाद में उस डेटा को स्टोर के अंदर रख देगा, ठीक है। आप ये कह सकते हो कि घर में आप बोलते हो कि भाई एक आपके घर में सर्वेंट है, उसको बोल दो कि ठीक है भाई ये डाटा को स्टोर के अंदर रखो, तो आपने दिया एक्शन, ये है आपका सर्वेंट, सर्वेंट क्या करेगा, उस डेटा को स्टोर रूम के अंदर रखाएगा, और बाद में कभी आपको या फिर किसी आपके फैमिली में से किसी भी मेंबर को वो चीज चाहिए होगी तो स्टोर से वो उठा लेगा, स्टोर से मांग लेगा। इस तरीके से होता है, ठीक है। यहाँ पे सारा का सारा डेटा स्टोर होता है हमारा, ये होता है पूरा पूरा रिडक्स का डेटा। यहाँ पे एपीआई का डेटा, किसी यूजर की डिटेल्स रखनी होती हैं, लॉगिन यूजर, जितना भी आप डाटा रखना चाहते हो यहाँ पे आप रख सकते हो। ऑल राइट, आगे चीजें समझ के अंदर। अब ना एक आपने हो सकता है कहीं पहले भी कहीं सुना हो, और नहीं सुना तो मैं आपको बता दूं, एक सागा चीज होती है। भाई ये सागा क्या आफत होती है, थोड़ा सा मैं सब कुछ यहाँ से हटा देता हूँ एक बार के लिए, जो मैंने यहाँ पे कुछ कुछ लिख दिया है ना, ये इनको हटा देता हूँ, थोड़ा सा इजी तरीके से समझ में आएगा आपको, ठीक है। कई बार हम लोग क्या बोलते हैं, कंपोनेंट 1 से एक बटन प्रेस करते हैं और एक्शन को बोलते हैं कि भाई इसमें ना एपीआई कॉल करनी है, ठीक है। इसका जो रिड्यूसर है ना, ये तो उस डेटा का करना क्या है, इसको ऐड करना है, सेव करना है, स्टोर करना है, रिमूव करना है, वो करेगा। एक्शन तो उसको बताएगा तो एक्शन को एपीआई कॉल करनी होती है। जब ये एपीआई कॉल करता है ना, मान लो एपीआई कॉल गई सर्वर के पास में, ठीक है। सर्वर, हमें पता है कि जो एपीआई कॉल होती हैं वो हमारी असिंक प्रोसेस होती है, उसके अंदर कई बार टाइम लग जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे वो प्रॉमिस बनेगा, या फिर बहुत बड़ा डाटा तो कॉल बैक से हैंडल करेंगे हम लोग किसी तरीके से। बट उन सबको हैंडल करने के लिए कॉल बैक वगैरह को थोड़ा सा ना इसको मैं नीचे कर देता हूँ, यहाँ पे थोड़ा यहाँ कर देता हूँ, आपको समझ में आएगा, ठीक है। हाँ, तो जो भी कोई हमारी एपीआई कॉल होगी या फिर कोई प्रॉमिस है, कॉल बैक है, उसको हैंडल करने के लिए हम लोग यहाँ पे सागा लगा देते हैं। सागा क्या करेगी, उस डाटा का वेट करवा देगी। मान लो आपने एक्शन में एपीआई कॉल कर दी एक बार के लिए, तो एपीआई कॉल बैकएंड में होती रहेगी, इसको ये बोलेगा कि ठीक है, वो एक अलग से प्रॉमिस के अंदर उसका डाटा वेट तो करती नहीं जावास्क्रिप्ट, तो वो अलग से चलता रहेगा। तब तक रिडक्स के अंदर कुछ डाटा है, फेक डाटा है या फिर वो ब्लैंक डाटा है, वो अपडेट हो जाएगा और वो स्टोर के अंदर चला जाएगा, और इनको लगेगा कि कुछ डाटा आए नहीं है, एपीआई का डाटा धीरे धीरे आराम से सर्वर से लेके वापस आ रहा है, तो वो उस डाटा को हैंडल करना पड़ेगा ना। अब इसके अंदर 2-3 चीजें, या तो आप प्रॉमिस बना लो या कॉल बैक कर लो, जो कि रिडक्स के अंदर प्लेस करना काफी मुश्किल प्रोसेस होता है। तो जो हमारी असिंक कॉल्स होती हैं, एपीआई कॉल्स होती हैं, प्रोमिसेस होते हैं हमारे, उन सबको हैंडल करने के लिए हम लोग सागा का यूज करते हैं। और सागा कैसे काम करती है, सागा कुछ ऐसे काम करती है। एक्शन के बाद में जो डाटा होगा ना हमारा, ये होगी हमारी सागा,
थोड़ा छोटा कर देता हूँ यहाँ पे। तो यहाँ पे जाएगी हमारी सागा। यहाँ से हमने एपीआई कॉल करी, ठीक है, इसको बोला कि एपीआई कॉल करो। यहाँ पे एपीआई कॉल हुई, हमारे पास वापस से डेटा आया और तब ये डाटा चला जाएगा इसके अंदर। डायरेक्ट क्यों नहीं भेज रहे? मान लो एपीआई कॉल के अंदर थोड़ा टाइम लग गया, तो ये इसका जो रिड्यूसर होता है ना, वो वेट नहीं करता डाटा का कि कब एपीआई कॉल होगी, वो फटाफट से आगे चलता रहता है, उसको ब्लैंक डाटा मिल जाएगा, कुछ डाटा मिलेगा नहीं उसको कई बार, ठीक है। तो इसीलिए हमेशा जब भी हम लोगों को एसिंक ऑपरेशन, एपीआई वगैरह वाली चीजें, प्रोमिसेस वाली चीजें करनी होती हैं, तो हम लोग सागा का यूज करते हैं। यहाँ से पहले यहाँ पे हमारे पास कॉल जाएगी, जब हमारी कॉल पूरी हो गई, एपीआई से डेटा मिल गया, तब ये डेटा हमारा रिड्यूसर के अंदर आता है। ये इसका रीजन होता है। ऑलराइट, सो आप लोगों को मुझे लगता है कि समझ में आया कि व्यू क्या होता है, एक्शन क्या होता है, रिड्यूसर क्या होता है, स्टोर क्या होता है। बहुत सिंपल तरीके से मैंने समझाने की कोशिश करी है, सागा के बारे में बताया। कुछ कंफ्यूजन है, कुछ डाउट है, तो मुझे कमेंट सेक्शन के अंदर पूछ सकते हो। और कॉन्फिडेंट लूज नहीं करना, बिकॉज आने वाले पार्ट के अंदर हम लोग इंस्टॉलेशन वगैरह स्टार्ट कर देंगे रिडक्स की एंड सागा की एंड ऑल। हम लोग एक अच्छी सी, एक छोटी सी एप्लीकेशन बना के देखेंगे, उसके बाद प्रोजेक्ट के अंदर भी हम लोग रिडक्स का यूज करेंगे। सो थैंक यू सो मच, एंड प्लीज वीडियो को सब्सक्राइब करना, चैनल को लाइक करना, सॉरी उल्टा बोल दिया मैंने, वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना, कमेंट सेक्शन में अपना फीडबैक देना, और ये मेरा पेटीएम वाला डोनेशन नंबर है। थैंक यू गाइस।